हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ऑलरेडी हम 5 सेट डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं 5 सेट बोल रहा हूँ दैट मीन 5 वीडियोस ऑलरेडी जा चुकी हैं। हम पिछले 20 ईयर्स के पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हमारी जो लर्निंग अप्रोच है बिल्कुल बेसिक से है ना। जिसको कुछ भी नहीं आता तब भी उसको समझ में आएगा। जो बच्चा अभी अभी 12th में पढ़ाई कर रहा है और आगे प्लान कर रहा है जेएनयू के या जामिया के या इफ्लू के दून के भी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए, तो अभी तो ये जो पेपर है, जो एनालिसिस है, वो जेएनयू का ही है। ऐसे हम बाकी के भी पेपर को डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब जो पेपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, तो वो ऑलरेडी हम जर्मनी का कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंट्री। तो ऐसे ही अ, आने वाली जो सीरीज है हम डिस्कस करेंगे अदर कंट्रीज़ के लिए भी, है ना। सो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियोस काफ़ी अच्छे से, बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही होंगी और काफ़ी हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन, और है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये चीज़ें, कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जब भी एक ये डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है, हमारी स्ट्रेटजी कैसे बनने वाली है प्रिपरेशन के लिए, है ना। सो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो ऑलरेडी हमने कितना से डिस्कस कर चुके हैं, कितने ईयर तक, 2017 तक। जो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर्स को जर्मनी के पर्सपेक्टिव से 2018 एंड 19 एंड 20 के। सो 20 का तो नहीं, 19 के, 20 के का भी हम डिस्कस करेंगे, सॉरी दोस्तों। सो चलो स्टार्ट करें, तो देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन हमारे पास। सो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, पूछा जा रहा है कि हु वॉन विंबलडन विमेन सिंगल्स टाइटल इन 1991। सो बेसिकली ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको इन फ्यूचर भी दिए जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम हो गया, है ना। तो एक आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा अभी तक, है ना। तो इसको समझने के लिए हम आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं तो स्टेफी ग्राफ है ना। बाकी के और भी ऑप्शन मैं बता सकता था, बट आई थॉट कि ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ और ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है हाल ही में 2018 में, तो हो सकता था कि ज़्यादा टाइम वेस्टेज होता। सो मैंने कहा इस बात मैं इसको डायरेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। तो जो स्टेफी ग्राफ है वो ऑलरेडी 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुकी हैं, सिंगल टाइटल्स के जीती हुई है ना। और ये जो लेडीज सिंगल्स टेनिस था 1991 में विंबलडन की ये चैंपियनशिप थी, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको यही है ना। इन्होंने किसको हराया था, गैब्रिलिया सेबास्तिनी को। तो ये भी ऑप्शन में था, गैब्रिलिया सेबास्तिनी, इनको हराया था किसने, स्टेफी ग्राफ ने। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो राइट होगा इसी क्वेश्चन का, है ना। बाकी मैं दो को और देखता, बट मैंने कहा चलो कि अभी के लिए इतना ही समझते हैं, बाकी हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है अभी हम वो। क्योंकि दोस्तों आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हो सकता था कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, बट प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि आप थोड़ा सा टाइम लेके पेशेंसली इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि आप ही को बेनिफिट देने वाली है वीडियो, है ना। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2018 का ही है, व्हेन डिड ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी यूनाइट। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों कि अब तक तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जानते ही होंगे, इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूं। जितनी भी अभी ये सीरीज चल रही है जर्मनी की वीडियोस पे, चाहे फैक्चुअल हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हो या प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आप ये भी इम्पोर्टेंट और ये भी एक पैटर्न भी आप समझ सकते हो कि जो जेएनयू है किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रही है ना। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप देख ही सकते हो, आपको आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसका सही आंसर। चलो एक बारी और मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, है ना। तो इसका आंसर जो है राइट वो 1990 है ना। तो ऐसा क्यों है देखते हैं। हाँ ऐसा क्यों है, यहाँ पे मैंने डाली नहीं है स्लाइड, मैं आपको बता दूँ। जब दोस्तों आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ईस्ट जर्मनी और जो वेस्ट जर्मनी थे
जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। और आपको पता होगा ईस्ट जर्मनी की जो कैपिटल थी वो ईस्ट बर्लिन थी, और वेस्ट जर्मनी की जो थी वो बॉन थी। ऐसे में क्या क्या होता है दोस्तों कि कोल्ड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, है ना। बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुए हैं इन बीच। और उसी के बीच आपको मैं बता दूं 1961 में 13 अगस्त को बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, ताकि जो ईस्ट जर्मनी के लोग हैं वो वेस्ट जर्मनी में ना आए। और ऐसा क्यों, वो ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है प्रीवियस ईयर की, जब आप देखोगे इसी सीरीज को, तो अगर आप फॉलो भी कर रहे होंगे आपको पता होगा ये रीज़न। तो मैं इस पे और टाइम नहीं दूंगा, आगे मैं बढ़ता हूँ। और इसी वॉल को 1989 में गिराया जाना स्टार्ट हो गया था, है ना। और फिर जो ईस्ट जर्मनी थी और वेस्ट जर्मनी थी ये यूनाइट हो गई 3 अक्टूबर 1990 को। इसीलिए आपको पता होगा जर्मनी में जो 3 अक्टूबर है वो एज ए यूनिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम, राइट। सो आगे देखते हैं क्वेश्चन, है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मैंने पिक्चर हिटलर की क्यों लगाई है यहाँ पे, है ना। तो हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, बट मैं आपको बता दूं एक ऑप्शन है यहाँ पे, फुरर मीन, है ना। तो इसका मैं मतलब आपको समझाना चाह रहा था। फुरर मीन इट्स नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ टाइटल, जो कि हिटलर ने अपने आप को अपने लिए यूज किया था, डिफाइन किया था, जिसका मतलब था ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी या ऑब्सोल्यूट रूलर बोल सकते हो जर्मनी के थर्ड राइक की, है ना, जो 1933 से लेके 1945 तक रहा था। आपको पता होगा जो जर्मनी का थर्ड राइक था उसका टाइमलाइन यही है। तो इसका जर्मन वर्ड है फोरर। मैं हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा मुझे जर्मन नहीं आती, सो मुझे माफ़ कीजिएगा, है ना। सो यहाँ पे इसका मतलब यही है, हिटलर ने एज ए टाइटल यूज किया था, तो है ना। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, हेलमट कोल, कोनार्ड एडनर, फुरर जो कि हिटलर के बारे में, और ऑटो वॉन बिस्मार्क। और ये ऑलरेडी दोस्तों मैं आपको करा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैं करा चुका हूँ जो अभी तक की हम जो सीरीज़ में देख रहे हैं एज ए जर्मन पर्सपेक्टिव से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, है ना, जर्मनी के। तो चलो फिर भी हम देखते हैं एक एक चीज़ें। यहाँ पे हेलमट कॉल के बारे में जानते हैं। ये जो हेलमट कॉल है, आफ्टर जर्मनी जब यूनाइट हो गई थी, है ना, 1990 में, है ना, तो ये पहले चांसलर बने थे आफ्टर रीयूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। अगर आपसे यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी के फर्स्ट चांसलर पूछे तो आपको ऑप्शन वही है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो आगे देखते हैं जिन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, अब तक तो आपको गैस हो गया होगा, पता चल गया होगा, है ना, इतने पॉपुलर पर्सनालिटी हैं। तो देखते हैं आगे का। ये कोनार्ड एडनर जो हैं ये फर्स्ट चांसलर थे, कब के, वेस्ट जर्मनी के। आप ये उस टाइम की आप बात समझ सकते हो, है ना, जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, है ना। एलाइड पावर और जो यूएसआर था। और हालांकि मैं आपको बताऊं जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा गया था। तो जो एलाइड पावर थी उनके पास ये वेस्ट जर्मनी थे, और जिसके फर्स्ट चांसलर बने थे कोनार्ड एडनर। और ये जो क्वेश्चन ऐसा आया था ये अभी रिसेंट में 2020 के पेपर में ही आया हुआ है दोस्तों। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आप देख के रहिए, क्योंकि जेएनयू काफ़ी बार अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन तो रिपीट कर ही देता है प्रीवियस ईयर से, है ना। सो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगला देखते हैं पर्सनालिटीज़। ये हैं ओटो वॉन बिस्मार्क। सो दोस्तों जी हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। इन्होंने ही ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, है ना, दी है, फॉलो की थी, है ना। उसी के बाद ही ये एक्चुअली एक स्पीच थी जो कि पॉलिसी थी इनकी, इन्होंने बनाई हुई थी, और इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है जर्मनी को यूनिफाइड करने में। सॉरी दोस्तों।
और जो जर्मनी फर्स्ट टाइम यूनिफाइड हुआ था वो 1871 में हो गया था, और ये जर्मनी के पहले चांसलर बने थे और 1890 तक रहे थे ये चांसलर, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझिए जब हम क्वेश्चन पर्सपेक्टिव में उतना आपको बताऊंगा जितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो जो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप फोकस रखिए, और अगर आपको इंटरेस्ट है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, वो आप पहले की कुछ वीडियोस हैं उसमें मैंने ब्रीफ बताया है, और आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए दोस्तों। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ये वीडियोस थोड़ी सी लेंदी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि आप जब रिवीजन करने बैठे तो दोबारा से वीडियो देखें। हाँ, हालांकि कुछ वीडियोस हैं जो 15 मिनट 20 मिनट के, उसे आप देख सकते हो, या 1.2x की स्पीड से भी देख सकते हो अगर रिवीजन करना हुआ है ना। तो अभी के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, 2018 का है दोस्तों। हमसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, जेन्यू ने पूछा था, विच वॉज द कैपिटल ऑफ वेस्ट जर्मनी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और आपको पता भी चल गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं रटवाना नहीं चाह रहा हूँ, बट आप इतना तो ध्यान कर सकते हैं ना, वेस्ट जर्मनी की जो कैपिटल थी वो थी बॉन। हाँ, ये मैं इतना कर सकता हूँ कि बॉन एक्चुअली में है कहाँ, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जो कि मेरी हैबिट है आपको बताने की, समझाने की, है ना। तो ये मैं आपके लिए एक मैप लेके आया हूँ, ये जर्मनी का। ये है आपका बर्लिन शहर, ये पूरी जर्मनी कैपिटल कंट्री है, सॉरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लास्ट वाली वीडियो में एक मेरे से गलती हो गई थी बाय मिस्टेक, है ना। वो गलती क्या थी कि जो फ्रांस की मार्सेille पोर्ट्स शहर है ना, उसको मैंने जर्मनी का बोल दिया था। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वो टंग स्लिप हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो मैंने जब मैं रिव्यू कर रहा था वीडियो को तभी मैंने नोटिस किया था, सो दैट हाँ, मैं एक कमेंट भी डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, तो आप समझ जाइएगा। क्योंकि मैं जर्मनी के पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहा था, तो निकल जाता है चीज़ें, है ना, समटाइम टंग स्लिप हो जाए, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। सो हाँ, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं बॉन शहर की। ये बॉन शहर है, ये यहाँ पे राइन रिवर है, आपको पता होगा। और अगर आप जियोग्राफी वाली वीडियो देखी होगी मेरी, या इससे प्रीवियस वाली वीडियोस, तो काफ़ी सारे मैप स्लाइड्स में मैंने रिवर एंड ऑल सारी चीज़ें डिस्कस की। अगर जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट अभी आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पहली वाली भी वीडियोस देखें, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें इंटर लिंक्ड हैं, एक वीडियो टू अनदर वीडियोस, है ना। तो ये जो जर्मनी कंट्री है, इसकी कैपिटल है बर्लिन, और ये यूरोप की लार्जेस्ट शहर है, ना कि सिर्फ जर्मनी की, है ना। तो ये यहाँ पे म्यूनिक शहर है, ये है बॉन, यहाँ पे क्लोंज है एक शहर और, जो कि राइन रिवर पे लार्जेस्ट शहर है जर्मनी की, है ना। तो आपको एक चीज़ और अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जर्मनी में टोटल 16 फेडरल स्टेट हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये नेबरिंग कंट्री भी आपको पता होनी चाहिए, है ना, जिसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है जर्मनी। तो नॉर्थ में देखा जाए डेनमार्क है, ईस्ट में पोलैंड है, चेक रिपब्लिक, साउथ में देखा जाए जर्मनी के ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है लिechtenstein, हालांकि वो जर्मनी से बॉर्डर नहीं शेयर करती, आप इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और एक बार ज़रूर आप गूगल मैप या गूगल अर्थ का भी सहारा लेके देख सकते हैं खुद से भी। और ये है फ्रांस, जो कि शेयर करती है, और ये है लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। टोटल 9 कंट्रीज़ है दोस्तों जो जर्मनी के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, है ना। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक मैप और है आपको समझाने के लिए, है ना। ये है जो शहर में बोला था क्लोंज, और ये है बॉन, यहाँ पे राइन रिवर है, जो कि जिसके किनारे शहर बसे हुए हैं। ये फ्रैंकफर्ट सिटी है, और आपको ये बताना है ये वाली रिवर कौन सी है, इसके मैंने अलग से मैप भी लगाए हैं और आपको बताए भी होंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये जो फ्रैंकफर्ट शहर है कौन सी नदी या कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है नियर, है ना। ये है म्यूनिक, ये बवेरिया है, जो कि जर्मनी का लार्जेस्ट फेडरल स्टेट है। सो ये है बर्लिन, मैं आपको बार बार दिखाता हूँ। ये पोर्ट सिटी है हैम्बर्ग, जर्मनी का लार्जेस्ट पोर्ट सिटी, है ना। पोस्टडैम यहाँ है, तो बाकी के और सिटी हैं आप देख सकते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए, ये भी 2018 में ही पूछा गया आपसे।
क्वेश्चन ये है, हु बेगन रिफॉर्मेशन इन द 16th सेंचुरी। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर रहा आपको डायरेक्टली आंसर बताऊं। मैं मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, तो यहाँ पे मैं आंसर नहीं करने वाला भी यहाँ पे। तो आगे की स्लाइड में हम कुछ चीज़ें समझते हैं, है ना। ये चीज़ देखिए, पहले हमें समझना है रिफॉर्मेशन था क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो रिफॉर्मेशन था एक कुछ नहीं, ये रिलीजियस रेवोल्यूशन आप समझ सकते हो, है ना। कुछ इसी टाइप का था, जो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप था, है ना, वहाँ पे वेस्टर्न चर्च थे, है ना, 16th सेंचुरी के। उसी को लेकर रेवोल्यूशन था, क्योंकि कुछ लोग थे जो जो मार्टिन लूथर थे, है ना, उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट का एक आइडिया निकाला था, जिसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे यूरोप में ही। वहीं कैथोलिक जो चर्च थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी जिसको फॉलो करने वाले थे यूरोप में। तो दो अलग अलग ग्रुप बटे हुए थे, है ना। तो ये जो हमारे ग्रेटेस्ट लीडर थे मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन। हालांकि अगर ऑप्शन में देखो दोनों नाम हैं, बट अगर आपको दो नाम एक साथ दिए जा रहे हैं ना, टू नेम रिफॉर्मेशन से, तो आपको मार्टिन लूथर पे ही आंसर लगाना, टिक करना है, क्योंकि यही राइट आंसर है ना। तो ये देखी जाए, ये जो लिथोग्राफ है मार्टिन लूथर की, यहाँ पे चर्च में पढ़ी जा रही है ना, उस टाइम पे। तो और फाउंडर भी माने जाते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म के मार्टिन लूथर, है ना। और ऑलरेडी ये प्रोटेस्टेंटिज्म है क्या, मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो। अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले भी वीडियोस के देखें, वो वीडियोस आप देख सकते हो, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। इसमें मैं और ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। तो आपसे बस सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, जो 16th सेंचुरी का रिफॉर्मेशन था वो किसने स्टार्ट किया था। तो इसका राइट आंसर है मार्टिन लूथर। हालांकि जॉन कैल्विन भी थे, बट जो इस क्वेश्चन के हिसाब से है वो मार्टिन लूथर ही है दोस्तों, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। अगेन ये स्लाइड मैंने पहले की वीडियोस में भी डाली है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो द 95 थीसिस थी, ये भी मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी गई है, जिसमें ये आइडियोलॉजी है प्रोटेस्टेंट का, है ना, उसकी रिफॉर्मेशन की। तो यहीं से सारी चीज़ें स्पार्क हुई हैं, जो 16th सेंचुरी में रेवोल्यूशन हुआ है, आप बोल सकते हो, है ना। तो रिलीजियस रेवोल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, और ये एक इनको फादर बोल सकते हो 16th सेंचुरी की जो रेवोल्यूशन था, है ना, रिलीजियस रेवोल्यूशन आप जिसे बोल रहे हो, है ना, रिफॉर्मेशन। तो आगे देखते हैं। ये है ऑप्शन में जॉन वेस्ली। इसलिए मैं इनको बता रहा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन था, इनको थोड़ा आप समझ सकते थे, है ना। तो इनको ये बेसिकली यूके से बिलोंग करते हैं, है ना, इंग्लैंड से। काफ़ी पॉपुलर है इंग्लैंड में, क्योंकि इन्होंने भी अपना एक आइडियोलॉजी दिया था जिसको मेथोडिज्म बोलते हैं। और इस आइडियोलॉजी को हमें समझना नहीं है, बस आप समझ लो ये पॉपुलर क्यों है। ये काफ़ी पॉपुलर लीडर रहे हैं, है ना, वहाँ पे। ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं जॉन वेस्ली कौन थे, वो एक कैलरिक थे, थियोलॉजियन थे, इवेंजलिस्ट थे। आप देख सकते हो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते, ताकि आपकी मन में डाउट और कंफ्यूजन न रहे, इसलिए मैंने ये स्लाइड ऐड की है ना। तो इस पे इतना गौर मत दीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट सरफेस एरिया। ये 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपको एरिया ना पता हो, कंट्री के स्पेसिफिक एरिया ना पता हो, है ना, सरफेस एरिया। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे कंट्री के सरफेस एरिया को ऐड किया हुआ ब्रैकेट में। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जैसे मैंने ऑप्शन में आपको दिया है। जब आपको ऑप्शन में सिर्फ ये कंट्रीज़ हैं, इनका नाम दे दिया जाएगा। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ वो कौन सी कंट्री और कौन सा राइट आंसर। अब तक की तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्रांस जो है, इन चारों में से ऑप्शन में से फ्रांस का सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा है। इवन कोस्टल लाइन एरिया भी पूछे तो फ्रांस का ही बड़ा है ना। और अगर मैं
यहीं पे मैं एक क्विज छोड़ रहा हूँ आप सबके लिए, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सभी अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर नहीं पता आप सर्च करेंगे देन अटेम्प्ट करेंगे, लिखिएगा। लिखने से क्या होता है दोस्तों, वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं और आपको याद रहता है। और भले मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ, अगर आप अपने नोट में ये नहीं लिखेंगे, अगर आप इसको नहीं उतारते हैं ना, नहीं समझ में आता, तो दिमाग में ये चीज़ें बैठेगी नहीं। क्योंकि ये जो लिखना और फिर समझना है ना, अभी के लिए आप तुरंत नोट मत कीजिएगा। अगेन ये वीडियो तो अपलोड होगी, आप पॉज करके जैसे भी करके एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, बस एक बार देख लीजिएगा ताकि रिवीजन भी हो जाए। नोट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बनाने के लिए, अपने नोट्स खुद के बनाओ आप, किसी के भी नोट्स यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अपनी अलग अलग होती है और लिखने का तरीका होता है। तो आप अपने नोट खुद बनाएं, है ना, अपनी सहूलियत के लिए। तो ये चीज़ें हैं, आप मुझे बस कमेंट में इतना बताइएगा, रसिया और इंडिया का सरफेस एरिया कितना है ना। तो ये भी काफ़ी फतेह की बात है, हमें जानना ज़रूरी है। सो हालांकि मैंने चाइना या और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनका नहीं पूछा, जापान का या चाइना का, कोरिया का, बट हाँ रसिया और इंडिया का ज़रूर बताएं। रसिया का इसलिए क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो आपको पता होना चाहिए, और इंडिया इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे हैं, तो इतना जनरल नॉलेज हमें पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीथोवन वॉज, जो बीथोवन थे वो कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी नहीं है, अगर किसी को पता है होगा बीथोवन के बारे में तो ये गलत नहीं करेगा। तो ये पहला ऑप्शन जो दिया गया है, नॉट ए लेब्राडोर पपी, और बी ऑप्शन है, इन ऑल लाइकलीहुड नॉट एन अनम्यूजिकल पर्सन, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि बीथोवन थे कौन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो इनका जो नेम है दोस्तों, फुल नेम लुडविग वैन बीथोवन। ये एक जर्मन कंपोजर हैं और पियानिस्ट थे, है ना। तो ये काफ़ी पॉपुलर हैं जर्मनी में, है ना। तो ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसे मात्र पर्सन हैं जो डीफ थे, है ना, जो सुन नहीं सकते थे। डीफ का मतलब होता है जिसको सुना ही नहीं देता, बट फिर भी आप समझ सकते हो कि कितने बड़े आर्टिस्ट थे। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो शुरू से ही डीफ थे, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये जब पैदा हुए थे, जब बॉर्न हुए थे, तब वो डीफ नहीं थे, बट जैसे ग्रेजुअली इनकी फिजिकल बॉडी ग्रो हुई, ये ग्रो हुए, वैसे ये डीफ हो गए, है ना। तो होती हैं कुछ चीज़ें, बट फिर भी स्टिल आप समझिए क्लासिकल म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें, वेस्टर्न म्यूज़िक के काफ़ी फेमस जर्मन कंपोजर बने हैं ना, पियानिस्ट रहे। तो इनका नाम ज़रूर आता है, और जर्मनी में काफ़ी इम्पोर्टेंट नेम है ये नेम। तो आपको याद रखना है, म्यूजिक इंडस्ट्री से, है ना, अगर जर्मनी में बात की जाए, आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक एंड ऑल, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट बन जाता है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कभी भी कोई सभी एग्जामिनेशन, चाहे फ्लू का दो, जेएनयू का दो, या आप दून यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हो, है ना। तो अगर जर्मनी से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो ये फेमस पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वो पूछे जाते हैं। और यहाँ ये बॉर्न कहाँ पे हुए थे? बॉर्न में ही बॉर्न हुए थे। हालांकि जब ऐसे मैंने मैप पे आपको दिखाया बॉर्न शहर कहाँ है, तो अब तक तो आपकी माइंड में इमेज बन गई होगी जर्मनी की मैप की, है ना, जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसीलिए ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 2019 से ही पूछा जा रहा है हमसे। पूछा ये गया है क्वेश्चन कि ऑस्ट्रिया साइंड द सेचेनजेन एग्रीमेंट इन, कौन सी ईयर में ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, सेचेनजेन एग्रीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, डायरेक्टली अटेम्प्ट ना करने के बजाय कि मैं आपको सीधा आंसर बता दूं, है ना, और आप रट लो, ऐसा नहीं करने वाला। तो पहले हमें समझना होगा ये एग्रीमेंट था क्या। सो देखते हैं, ये उस टाइम की पिक्चर है जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और एग्रीमेंट क्या है, है ना, ये एग्रीमेंट है क्या एक्चुअली, इसे हम समझते हैं। ये जो सेचेनजेन एग्रीमेंट है दोस्तों, बेसिकली एक ट्रीटी है जिसमें क्या हुआ था, जो सारी ऑलमोस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको अपनी जो बॉर्डर थी उसको एबॉलिश करना है ना, अपने बॉर्डर को। इससे क्या होता है दोस्तों, ताकि जो यूरोप है वो विदाउट बॉर्डर हो, और उसी को सेचन
सचेजन एरिया घोषित किया, उसी को सचेजन एरिया बोला गया, जो कंट्रीज़ विदाउट बॉर्डर रह गई है ना, यूरोपियन कंट्रीज़। और ये इनिशियली जो है लग्जमबर्ग में साइन किया गया था। ओनली 5 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसमें शामिल किया। अब हमसे क्वेश्चन ये था कि ऑस्ट्रिया ने कब साइन किया था इस एग्रीमेंट को, है ना। तो उससे पहले मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये मैप दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने ये साइन किया था, है ना। यहाँ पे आप मार्क देख सकते हो, ये यूरोपियन कंट्री जिन्होंने साइन किया हुआ है इस पर्पल कलर में, है ना, सचेजन एग्रीमेंट। स्वीडन, फिनलैंड, बाल्टिक कंट्री, यहाँ पे पोलैंड है, जर्मनी है ना, ऑस्ट्रिया यहाँ पे है, स्विट्जरलैंड ने नहीं साइन किया हुआ है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ना। इटली है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इन्होंने साइन किया हुआ है। और ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं, और बट उन्होंने जो सचेजन एग्रीमेंट था उसको साइन किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे भी कुछ पार्ट है, देख सकते हो, है ना, आइलैंड है बेसिकली। तो स्विट्जरलैंड तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है बट इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। और ऑस्ट्रिया का हमसे पूछा जा रहा, तो ये हमने मैप देख लिया। अगेन एक मैप और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ये ऑफिशियल साइट है ना, यूरोपियन यूनियन की जो सचेजन एग्रीमेंट हुआ था कि कौन कौन सी कंट्री इसका पार्ट है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, जहाँ पे ये आपको ये फ्लैग दिख रहे हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया का मैप मैंने लगाया है आपके लिए, आप देख सकते हो, ये ऑस्ट्रिया है। यहाँ इसके नॉर्थ में है जर्मनी, चेक रिपब्लिक। बेसिकली 8 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है ऑस्ट्रिया, और इसकी जो कैपिटल है वो है वियना, है ना। तो अब आते हैं सीधे, अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऑस्ट्रिया ने, है ना, इस एग्रीमेंट को साइन किया था, इस ट्रीटी को साइन किया था 20 अप्रैल 1995। हालांकि आप डेट और मंथ ना याद रख पाए कोई बात नहीं है, बट 1995 इम्पॉर्टेंट है। सचेजन एग्रीमेंट इसी डेट को साइन किया गया था, इसी ईयर में ऑस्ट्रिया ने। हालांकि जो लागू हुआ था वो 2 साल बाद ही, है ना, आप देख सकते हो 2 ईयर लेटर ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था इसका ऑस्ट्रिया में 1 दिसंबर 1997। हालांकि ये इम्पोर्टेंट है कि साइन कब किया था, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप यहाँ से अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो ऐसे ही सीखते हैं दोस्तों, ये हमारी लर्निंग अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, है ना, थ्रोली हम पढ़ते हैं, हमें रटना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। रट के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नहीं क्रैक कर पाएंगे एग्जाम रट के। तो आगे देखते हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के नेम हैं, है ना। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, नेली सैच, एल्फ्रेड जेलेनिक एंड हेर्था म्यूलर हैव द फॉलोइंग इन कॉमन। आपसे ये 3 पर्सनालिटी के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से वो क्या चीज़ें हैं जो ऑप्शन में दी गई हैं वो तीनों में कॉमन है। 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और मैं उन दोस्तों, उन भाइयों से, उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जिनकी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा वीक है इंग्लिश, तो वो थोड़ा सा रीडिंग पे फोकस करें। डेली 1 पेज आर्टिकल पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ लें। अगर न्यूज़पेपर नहीं आता तो आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो, साइट ओपन कर सकते हो, है ना। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि द हिंदू उठा लो, बिल्कुल नहीं। जो इजी इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं आप उनको पढ़ सकते हो, उनको रेफ़र कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी हो, जैसे भी आप दे रहे हो पेपर, तो आपको एटलीस्ट आप पढ़ पाओ, समझ पाओ कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर आप यही इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आप ऑप्शन से आप आंसर सही नहीं कर पाओगे, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश भी आपसे पूछी जाती है। तो जेएनयू का जो पेपर है वो हिंदी में बिल्कुल नहीं होता, है ना, तो इंग्लिश में ही आता है पेपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उससे पहले इन चारों में एक ऑप्शन दिया था, द जॉर्ज बुश प्राइज़। तो ये जो प्राइज़ है ये मोस्ट
इम्पोर्टेंट लिटरेली प्राइज़ है ना, जो किसको दिया गया जाता है, जो कि ये फॉर द जर्मन लैंग्वेज में ये दिया जाता है अलॉन्ग विथ गॉथे प्राइज़। और ये एक पर्सन के नेम पर रखा गया है, जॉर्ज बुचनर, जो कि ऑथर ऑफ वॉइस जैक के थे। तो ये चीज़ देख सकते हो, ये चीज़ मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, हालांकि रटना नहीं है, बस आप पढ़ लो, एटलीस्ट माइंड में रहेगा ये चीज़ें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सनालिटीज़ के बारे में, तभी हम आंसर कर पाएंगे, है ना। पहली जो पर्सनालिटी है नेली, तो ये एक जर्मन स्वीडिश पोएट एंड प्ले राइटर है, प्ले राइटर है। और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था, जो नाजिज़म था, वर्ल्ड वॉर का जो इनका एक्सपीरियंस रहा, यूरोप में क्या चीज़ें रही थी, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, है ना। जूस के साथ क्या हुआ था, है ना, उस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें। और इनको अवार्ड प्राइज़ दिए गए थे, नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, है ना, और अदर प्राइज़ हैं जो दिए गए हैं। तो मेनली जो नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इनको मिला हुआ है ना। तो एक चीज़ तो अभी हमें ये देखने को मिली, बाकी अदर जो पर्सनालिटी है वो भी हम देखते हैं। अगली जो पर्सनालिटी है वो एल्फ्रेड जेलनेक है ना। ये एक ऑस्ट्रियन प्ले राइटर हैं एंड नॉवलिस्ट हैं। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में इन 2004 में। तो अभी दो में तो हमें एक कॉमन चीज़ पता चली कि नोबेल प्राइज़ जो है कॉमन है ना, वो भी लिटरेचर में। तो अगला देखते हैं, अगली पर्सनालिटी। और हालांकि इनको और भी प्राइजेस मिले हुए हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है गूगल से, देख सकते हो, है ना। इनको जॉर्ज बूचर प्राइज़ भी मिला हुआ है, बट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर अभी कॉमन रहा है जो अभी हमने पर्सनालिटीज़ देखी। अगली पर्सनालिटी देखते हैं, हेर्ता जो म्यूलर हैं। ये भी एक रोमेनियन बॉर्न जर्मन नोबलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट एंड रिसिपेंट हैं किसकी, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो एक चीज़ हमें समझ में आई तीनों में कि ये जो तीनों पर्सनालिटीज़ हैं, है ना आपकी, इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला हुआ है। हम देखते हैं क्या ये ऑप्शन है चारों में। यहाँ चारों में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर का ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो नन ऑफ द अबव है। और मैं चाहता दोस्तों तो सीधे मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, बट ऐसा हमारा पढ़ने का, लर्निंग का अप्रोच नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, राइट। सो हमारा राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, इसीलिए इस चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, है ना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हमसे पूछा जा रहा है द ब्लू दान्यूबे इज, क्या है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। द ब्लू दान्यूबे इज अ रिवर, अ म्यूजिकल कंपोजिशन, या दोनों ही है, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर देना चाहूँगा, ये एक दोस्तों म्यूजिकल कंपोजिशन है। और ये है पर्सन जिनकी मैंने पिक्चर लगाई है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने द ब्लू दान्यूबे नाम की म्यूज़िक को कंपोज किया है। ये एक ऑस्ट्रियन कंपोजर हैं जिनका नाम है जॉन स्ट्रॉस द यंगर, है ना। इन्होंने ही क्रिएट किया था 1867 में ही। और है ना, सिम्फोनिक रिचनेस काइंड ऑफ जो म्यूज़िक है, जिनको म्यूज़िक एरिया की नॉलेज होगी उनको पता होगा दोस्तों, है ना, डांस म्यूज़िक एंड ऑल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हो सीधे सीधे म्यूज़िकल कंपोजिशन से, है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगेन आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा। और आपसे पूछा जा रहा है द ब्रेंडनबर्ग गेट इज़ इन, हालांकि ये सीधा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है जो ब्रेंडनबर्ग गेट है वो कहाँ सिचुएटेड है, फॉलोइंग 4 ऑप्शन से, है ना। ब्रेंडनबर्ग में है, या बर्लिन शहर में है, या ब्रेमेन में है, या बॉकस्टैट में है। तो देखते हैं, पहले गेट ही देख लेते हैं, ब्रेंडनबर्ग गेट। सो मैं आपको बताऊं, आपको अब तो पता ही चल गया होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है वो है बर्लिन शहर। ये जो ब्रेंडनबर्ग गेट है ये बर्लिन शहर में ही है। सो दोस्तों ये एक सिंबल है अभी के लिए, जो एक पीस सिंबल माना जा रहा है। जो वेस्ट जर्मनी है और ईस्ट जर्मनी है यूनाइट हो गए थे, और उसी का अभी ये यूनिटी सिंबल
है जर्मनी में, है ना। तो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर लैंडमार्क है, बहुत फेमस है। जो भी टूरिस्ट या विजिटर जब भी कभी भी विजिट करते हैं, लाइक जैसे कि इंडिया में इंडिया गेट विजिट करते हैं, कोई भी टूरिस्ट ये आता है, क्योंकि इंडिया गेट भी काफ़ी पॉपुलर लैंडमार्क है यहाँ पे, है ना। ये बोल सकते हो स्ट्रक्चर है। सेम ऐसे ही जर्मनी में एज ए पीस सिंबल है, यूनिटी का सिंबल है ना। तो ये आप देख सकते हो ब्रेंडनबर्ग जर्मनी में है ना दोस्तों। आगे देखते हैं, जर्मनी के बर्लिन शहर में, सॉरी। सो ये क्वेश्चन अगेन हमसे पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी डिड नॉट इन्वेड। सो ये 2000 हालांकि 29 का ही है, सॉरी मैं 20 का बोल रहा हूँ, 2020 का। अभी तो पेपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा 2020 के, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 29 में ही काफ़ी सारे 2019 में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, है ना, और एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, है ना। अगेन अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या है। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो एक ऑप्शन है रसिया, दूसरा ऑप्शन है पोलैंड, तीसरा है स्विट्ज़रलैंड, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो मैं आपको बताऊं दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 हो या 2 हो, रसिया भी रहा है। हालांकि रसिया पे जो जर्मनी था इन्वेड किया था रसिया को, और वो ईयर आपको बताना है। वो काफ़ी फेमस बैटल भी है ना। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा, वो मैंने पढ़ाया भी है, अगर आपने पढ़ा हो, है ना। नहीं भी पढ़ा है आप सर्च कीजिएगा एक बारी, है ना। और जो पोलैंड है, यहीं से तो स्टार्ट ही हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 1939 में पोलैंड को इन्वेड कर दिया था जर्मनी ने। तो 2 ऑप्शन तो हमारे गए, और 2 ऑप्शन है अभी हमारे पास। अब देखना है स्विट्ज़रलैंड को इन्वेड किया था या नहीं। तो अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड को जर्मनी ने इन्वेड नहीं किया था, है ना। तो ऑप्शन जो हमारा बनता है वो है स्विट्ज़रलैंड, है ना। तो अब हमारे मन में आ रहा होगा, वेल सर आपने बता दिया कि रसिया, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड पे जर्मनी ने नहीं अटैक किया, इन्वेड नहीं किया। हालांकि क्यों, है ना, ऐसा क्यों था। तो इसका आंसर आगे की स्लाइड में। सो मैं आपको बताऊं, जो पहला रीजन है दोस्तों, माना ये जाता था कि जो हिटलर था, एक तो पहली बात तो जो स्विट्ज़रलैंड था वो नेचुरल था, वो वॉर में होना ही नहीं चाहता था। और हिटलर ने कभी भी ऑर्डर नहीं किया कि इन्विजन करो स्विट्ज़रलैंड में। ऐसा इसलिए क्योंकि वो समझता था जो स्विट्ज़रलैंड है वो काफ़ी यूजफुल है, जो नाजी के गुण थे उनको छुपाने के लिए, जो रिजर्व हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब जो कंसंट्रेशन कैंप थे, जो जूइस थे, और उन सबके पास काफ़ी रिच थे वो लोग। तो जब भी उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था, तो काफ़ी बहुत सारे जो गोल्ड होते थे, इम्पोर्टेंट जो उनके बिलोंगिंग थे, उनसे सारी चीज़ें ले ली जाती, इवन उनके क्लॉथ, जूते, सारी चीज़ें, हाँ, है ना, उतरवा ली जाती थी। तो वो सारी चीज़ें जो कलेक्शन था, कहा जाता है कि वो स्विट्ज़रलैंड में कहीं ट्रेन से सेंड कर दिया गया था ना जी ने। हालांकि ये मिथ हो सकता है ना। जो मैंने पढ़ा है दोस्तों बुक से, एंड नॉलेज जो मैंने गेन की वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हिटलर को ये भी लगता था कि वो ऐसी कंट्री है ना, वो एज ए रिफ्यूजी भी स्विट्ज़रलैंड में रह पाएगा, है ना, आफ्टर वॉर क्रिमिनल, है ना, के केस में अगर वो हारता है कभी वर्ल्ड वॉर 2 एंड ऑल। तो ये एक पहलू है। दूसरा ये था, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो या 2 हो, तो स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी अपनी खुद की पॉलिसी थी कि वो नेचुरली रहेगा, वो ग्लोबल अफेयर में, है ना, वो किसी के साथ वो लड़ने नहीं जाएगा किसी के बिहाफ पे, ना ही एलाइड पावर की तरफ से, ना ही एक्सिस पावर में। वो खुद ही न्यूट्रल था। सॉरी मैं दोस्तों नेचुरल प्रोनाउंस कर रहा हूँ, माफ़ करिएगा। तो वो न्यूट्रल था, ना तो वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुआ था, ना तो वर्ल्ड वॉर 2 में। तो साफ सा आंसर है दोस्तों, क्योंकि अपने आप को उसने न्यूट्रल रखा हुआ था। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा। सो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगेन मैं चाहता हूँ आपको स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन पता हो।
अगर फ्रांस के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये ईस्ट में है, अगर इटली में के पर्सपेक्टिव से देखें तो इटली के नॉर्थ में है, और ऑस्ट्रिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वेस्ट में है, और जर्मनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो साउथ में है। तो ये है स्विट्जरलैंड और इसकी कैपिटल है बर्न, है ना। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन जो मैंने अभी बताया था। यह है फ्रैंकफर्ट साइड, म्यूनिक, हैम्बर्ग पोर्ट सिटी, यह है चेक रिपब्लिक, नेबरिंग कंट्री है जर्मनी की, पोलैंड है। सो ये है स्विट्जरलैंड, मैं आपको मैप में भी दिखाना चाहता था। तो ये हालांकि ये यूरोप का मैप है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, द होलोकॉस्ट रिफर टू द ब्रूचुअल मर्डर ऑफ मिलियंस ऑफ। ये क्वेश्चन आई गेस 6 में भी पूछा गया था, 2006 में। आफ्टर 13 ईयर ये दोबारा पूछा गया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 13 ईयर बाद ही अगेन जेएनयू पूछेगा, कभी भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो आपको दिया जा रहा है वो क्रिश्चियन का ब्रूचुअल मर्डर किया गया था, जूइस का, या जूइस, होमोसेक्सुअल, लेफ्टिस्ट एंड अदर माइनॉरिटीज़। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो आप सभी को पता होगा और आपने अटेम्प्ट भी किया होगा अगर आपने पहले की वीडियोस देखे हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ जूइस को नहीं मारा गया था, इसमें होमोसेक्सुअल जो थे, लेफ्टिस्ट थे, और जो वहाँ पे आप उनको बोल सकते हो जो वीक पीपल थे, जिनको सुप्रीम नहीं समझता था, नाजी की जो पार्टी थी, नाजिज्म जो सपोर्ट करते थे, है ना, जो उनके रेस के थे, प्योर रेस नहीं थे, जिनको वो मानते थे ब्लेंड हेयर, ब्लू आइज, तो जो उनके काम के नहीं, तो उनको भी ब्रूचुअली उनका मर्डर किया गया था, है ना। होलोकॉस्ट उसी को बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 6 में, सॉरी 16 बोल रहा हूँ, तो है ना। तो देखा जाए एक सिस्टमैटिक स्टेप स्पॉन्सर किलिंग था, ओवर 6 मिलियन पीपल, जिसमें इंक्लूडेड जिप्सीज, जूइज, होमोसेक्सुअल पीपल्स, इन सब को कंसंट्रेशन कैंप में अलग अलग तरीके से मार दिया गया था। जो लोग जिनको डायरेक्टली वो कंसंट्रेशन कैंप में जहर से नहीं मारते थे, जहरीली गैसों से, उनको पहले काम कराया जाता था और खाने के नाम पे सिर्फ ब्रेड दिया जाता था, और कुछ इतना काम कराया जाता था दोस्तों, वो लोग खुद भी उनकी डेथ हो जाती थी। उनकी जो स्थिति थी, जूइस और बाकी जो लोग थे कंसंट्रेशन कैंप में जो वर्किंग थे, तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी, है ना। तो देखा जाए ये मोस्ट हॉरिफिक वॉर क्राइम था जो कि एवर कभी भी हुआ है ऐसा, ये हिटलर के टाइम पे हुआ था, है ना, वो भी कब, वर्ल्ड वॉर 2 के आड़ में। चलो आगे के, और इसको जब बताया गया तो इसको फाइनल सोल्यूशन बोला जाता था कि नाजी के थ्रू, तो इनके लिए फाइनल सोल्यूशन था जूइस के लिए, जब भी जूइस क्वेश्चन करते थे, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, जब हम वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ेंगे, 1 पढ़ें, तो ये चीज़ हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, द राइखटैग डोम वॉज डिजाइंड बाई, है ना। तो जो राइखटैग डोम था दोस्तों जर्मनी का, उसको किसने डिजाइन किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है अगेन आपके पास, तो आपको यहाँ से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर आपने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं या आर गुप्ता आपने फॉलो की है, तो आप एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा कमेंट में, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे है ऑप्शन। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, जो पहले तो राइखटैग था क्या वो समझना है। ये जो बिल्डिंग थी ये बर्लिन में थी, यहाँ पे, है ना, ये है बर्लिन शहर। और बर्लिन शहर कौन सी रिवर पे है, सभी क्वेश्चन बन सकता है, वो है स्प्री रिवर पे, है ना। ये है बुंदेसटैग, जो फेडरल असेंबली है जर्मनी की, जिसको लोअर हाउस के नाम से हम जानते हैं जर्मनी के, है ना, जो नेशनल लेजिस्लेचर है। तो वही वो बिल्डिंग है दोस्तों, है ना। तो ये काफ़ी बर्लिन की मोस्ट फेमस बिल्डिंग है, लैंडमार्क है आफ्टर द ब्रेंडनबर्ग गेट। तो और ये स्प्री रिवर पे सिचुएटेड है। ये है उसकी पिक्चर, देख सकते हो, ये डोम है जो डिजाइन किया गया था किसके थ्रू, सर नॉर्मन फोस्टर के थ्रू, है ना। तो वो भी बर्लिन में।
तो एक पर्सन और है जिनका नाम आता है, अगेन मैंने उनकी पिक्चर लगाई हो, वो आप देख लीजिएगा। हालांकि ऑप्शन में नॉर्मन फोस्टर है, तो ये आपका राइट आंसर बनता है। तो वो दूसरे पर्सन कौन है? ये पॉल वॉलट। ये दो पर्सन थे जिन्होंने राइट टाइप की जो बिल्डिंग की जो डोम है उसको डिजाइन किया था। ये आर्किटेक्ट है ना। तो ये पिक्चर है, इनके नेम से आप रिलेट कर सकते हो, कभी भी पूछा जाए तो आप इजीली से आंसर कर पाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जो डैमलर चलो डैमलर एक कंपनी है ना। क्या कंपनी है वो आप देखिएगा, हालांकि मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो आपको ये बताना है इसके जो हेडक्वार्टर है ना, वो कौन सी शहर में है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप खुद से भी अटेम्प्ट कीजिए। सो पहला ऑप्शन है स्टुटगार्ट, कार्लसरूहे, है ना, ब्रेमेन, मैनहाइम मैनहाइम। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर